आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर अभी तक आप लोगों तक? एक मिनट शेयर कर दीजिए जब तक आप लोग भी अपने दोस्तों को। तो आज हमें क्या पढ़ना है? रजू धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, ठीक। तो देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये किस में पाई जाती है? तो जो मादा प्राइमेट्स होती है, मतलब जो मैमल्स होती है उनमें पाई जाती है। अब कौन कौन से हो गए? तो जैसे मनुष्य हो गया, गोरिल्ला हो गई, वन मानुष हो गई, तो उनकी मादाओं में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक। और जो ये होती कब से है, कभी स्टार्ट हो जाती है? तो लगभग 13 वर्ष से, यानी जो प्यूबर्टी की एज पाई जाती है प्यूबर्टी की, वो लगभग 13 वर्ष या 15 वर्ष से यानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक। कब से? जो यौना यानी पॉवर्टी की जो एज है वह कब से स्टार्ट हो जाती है? लगभग 13 वर्ष से। जिसे जब ये स्टार्ट होती है, जब पहला मेंस्ट्रुअल होता है, ठीक, रजो धर्म, तो उसको क्या बोला जाता है? रजो दर्शन बोला जाता है, ठीक। उसको क्या बोला जाता है? रजो दर्शन कहा जाता है। और जब यानी कि ये लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु, मतलब जब स्त्री की आयु कितनी हो जाती है? 45 से 50 वर्ष। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ऋतुस्राव चक्र है, जो रजो धर्म चक्र है, वह क्या होता है? बंद हो जाता है। जिसको अपन क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति बोला जाता है या मेनोपॉज बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। अब जो रजो दर्शन से रजो निवृत्ति की अवस्था स्त्रियों में सामान्य जनन अवधि की सूचक कहलाती है, ठीक। मतलब कि जिनमें ये रजो दर्शन होता है, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उन्हें लोगों को माना जाता है कि ये यानी कि रिप्रोडक्टिव है, यानी कि ये बच्चे को जन्म दे सकती है, उसकी सूचक होती है। और जिनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, तो समानतः उन्हें कहा जाता है कि ये यानी कि बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, ठीक। लेकिन आजकल ऐसी-ऐसी टेक्निक आ गई हैं कि जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं हो रही है, या जब पुरुषों में गर्भधारण कराया जा सकता है, तो अब तो कुछ भी हो सकता है ना? और जो यह यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि होती है, तो कितनी दिनों की होती है? तो 28 से 29 दिनों की अवधि होती है। यानी हर महीने 28 दिनों में मोस्टली माना जाता है, 28 दिनों में यह अवधि दोहराई जाती है, ठीक। तो मासिक चक्र को निम्नलिखित प्रवस्थाओं में बांटा गया है। कौन-कौन से? एक हो गया मासिक प्रवस्था। तो मासिक प्रवस्था यानी कि जब 28 दिनों के अंतराल में 4 से 6 दिन तक रहती है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज भी बोला जाता है। फिर उसके बाद पश्चमासिक प्रावस्था, फिर पश्चिमा अ, पश्च फॉलिकर फेज। तो देखो, मैं डायग्राम से समझाता हूँ यहाँ पे। यहीं पे है ना? नहीं, रेड ले लेते हैं, ठीक। तो देखो, जब क्या होता है कि पहले यानी पहला दिन स्टार्ट हुआ, ठीक। पहले से 5वें दिन क्या होता है? 5वें दिन क्या होता है? कि सिक्रेटरी फेज, ठीक।
राउंड सही नहीं बना है ना। जी। तो ये क्या हो गया? तो यहाँ से समझ लो, एक से जब पहला पहला दिन और पांचवा दिन, मतलब ये क्या होता है, सिक्रेटरी फेज होता है। ठीक। मतलब इसमें यानी कि क्या होता है कि ब्लड का सिक्रेशन होता है। ठीक। यानी जो एग होता है, एग क्या होता है, जब वो उसका रप्चर हो जाता है तो वह यानी ब्लड के रूप में सिक्रेट होता है, बाहर निकलता है। ठीक। तो ये क्या कहलाती है, सिक्रेटरी फेज कहलाती है। अब फिर 6 दिनों से लेकर के 14 दिनों तक, 6 से 14वें दिन तक, 6वें से 14वें दिन तक, ये क्या कहलाती है, तो इसको बोला जाता है फॉलिकर फेज। क्या बोला जाता है, फॉलिकर फेज। फॉलिकर फेज। या आ, इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से। क्या नाम से? प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक। प्रोलिफेरेटिव फेज से नाम से जाना जाता। अब ये जो 14वां दिन है, तो 14वें दिन क्या होता है, इसी दिन ओव्यूलेशन होता है। मतलब कि जो एग तैयार होता है, वो एग कहाँ होता है, रिलीज होता है और एम्प्यूला में जाता है। ठीक। अब एम्प्यूला से फिर 14वें से यानी 15वां दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, और 15वें से 28वां दिन तक, ये आ गया 28। ठीक। फिर वहां से साइकिल ऐसे स्टार्ट हो जाती है। अब समझना कि यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, कौन कौन से क्या काम करते हैं। ठीक। तो देखो, जो सिक्रीटरी फेज है, तो इसमें गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये नहीं शो हो रही है ना, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, एलएसएच हो गया, एफएसएच हो गया। ठीक। और एंड्रोजन हो गया, एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन। तो इनका लेवल क्या रहता है, तो जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, एलएसएच हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएसएच नहीं होता। क्या होता है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक। तो एंड्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे इनका जो हार्मोन का लेवल होता है वह क्या होता है, लो होता है। ठीक। तो रेड पेन से यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, क्या होता है, इनका लेवल लो होता है, डिक्रीज होता है। ठीक। फिर जैसे ही यानी ये क्या हुआ, सिक्रेटरी फेज पे। अब जैसे ही 6वां दिन स्टार्ट होता है, तो कौन कौन से, तो जो ये अपना जी एनआरएच, जीएनआरएच हो गया, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, और एलएच हो गया, और एफएसएच, ये क्या होने लगते हैं, तो इसका लेवल जो होता है हाई होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। ठीक। इंक्रीज होने लगता है। ठीक। और जैसे ही 14वां दिन आता है, ठीक, मतलब यानी कि यानी ये 5वें दिन से सबसे पहले क्या होता है, 5वें दिन से ये स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही जब वो सिक्रेशन की फेज खत्म होती है, तो यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक। कौन कौन से, एलएच और एफएसएच। ठीक। और जो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये इस पे भाग नहीं लेते हैं। ठीक। वो लो ही रहते हैं। लेकिन जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, एलएच हो गया और एफएसएच हो गया, ये इनका लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक। और फिर जब 6वां 7वां 8वां यानी ये जब होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एलएच एस और ये एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, जीएनआरएच हो गया, ये क्या होते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा इनका इंक्रीजन होने लगता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक और हार्मोन आ जाता है, कौन सा, एस्ट्रोजन। ठीक। तो एस्ट्रोजन आ जाता है।
ये भी क्या होने लगता है, इसका भी लेवल इंक्रीज होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है। जब ये 14वें दिन आता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है। जब ओव्यूलेशन यानी होने होने को रहता है 14वें दिन पे, प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक, अब जब एग क्या हो जाता है, रिलीज होने हो जाता है। ठीक, तो फिर क्या होगा, जब रिलीज हो गया तो फिर इसके बाद जो 15वां दिन और 28वां दिन, 15वें से 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे क्या होता है, जो GnRH हो गया और LH हो गया, FSH हो गया, ये क्या होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। ठीक, अब ये क्या कहलाती है, तो ये तो कौन सी थी, प्रोलिफेरेटिव फेज थी, मतलब प्री ओव्यूलेटरी फेज हुई। और ये जो होती है, ये क्या होती है, ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होती है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक, तो जो ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होती है, तो इसमें दो प्रकार की वो होती हैं प्रोसेस। ठीक, कौन कौन सी, एक हो गई लेटरल और दूसरी हो गई सिक्रेटरी। ठीक, तो लेटरल और सिक्रेटरी, फिर यानी कि यहाँ से 15वें से जब इसका हार्मोन लेवल क्या होने लगता है, गिरने लगता है। और जैसे ही 28वें दिन तक पहुंचता है तो हार्मोन लेवल यानी गिरते गिरते यानी कम होते होते क्या हो जाता है, पूरा कम हो जाएगा। और पूरा कम हो जाएगा तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्या, तो जो सिक्रेटरी फेज है वो यानी कि जो अपना एग बना रहता है, वो क्या होता है, जब अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है, वो रप्चर हो जाता है। और रप्चर हो गया तो मांस का जो थोड़ा क्लॉटिंग एंजाइम्स रहते हैं उस पे, तो क्या होता है, ब्लड से क्रिया करता है और ब्लड के यानी ब्लड के रूप में बाहर निकल आता है। ठीक, तो समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। समझ में आ गई आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, अब एक प्रश्न और, क्या किसी को मालूम है कि अगर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें एब्सेंट होती है, मतलब जो माहवारी की क्रिया जिसमें नहीं होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको क्या बोलते हैं। और अगर यदि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो एब्सेंस ऑफ, अगर जिसमें माहवारी की जो प्रोसेस होती है वो एब्सेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एमनोरिया बोलते हैं, एमनोरिया। ठीक, एमनोरिया, AMANHORHEA, एमनोरिया बोलते हैं। और जिसमें पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल, तो उसको बोलते हैं क्या, डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया। ठीक, और ये तो हो गया, एब्सेंस हो गया उसमें और पेनफुल हो गया उसमें। और अगर जिसका क्या होता है कि जो उसकी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक, मतलब कि उसके दिनों में परिवर्तन आने लगते हैं, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होने लगती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इसको रेट से, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमार्फोनिया, पॉलीमेनोरिया, मेनोरिया, पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर, किसी को और कुछ क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया ना ये। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन, भाई आप लोग देखते हो तो क्वेश्चन तो किया करो, यस या नो में आंसर तो दे दो कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, चलो, तो ये मासिक प्रावस्था मतलब वही है कि ये सिक्रेटरी फेज हो गई,
तो वही मैंने बोला कि जो इस समय रुधिर जो होता है, अगर अनिषेचित अंडाणु है तथा एंडोमेट्रियम की टूटी फूटी जो सेल्स होती हैं वह अलग अलग होकर के क्या होती है, ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती हैं, तथा जो बना हुआ कॉर्पस ल्यूटियम होता है वह कैसा हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो जो मासिक प्रावस्था यानी फर्स्ट फेज क्या कहलाती है, अपनी सिक्रेटरी फेज कहलाती है। ठीक। अब दूसरा है पश्च मासिक प्रावस्था, जिसको प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, वो क्या होगा, तो इसमें अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन तो एफएसएच द्वारा अंडाशय में ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। इसमें क्या होने लगते हैं, जब पश्च मासिक प्रवस्था आती है तो जो अपना जीएनआरएच होता है, एलएच होता है, एफएसएच होता है, वो क्या होता है, उनका लेवल हाई होने लगता है, हार्मोन्स लेवल बढ़ने लगता है। ठीक। और इसी प्रावस्था में क्या होता है, एस्ट्रोजन से स्रावित होने वाले एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। और यदि गर्भावस्था होता है तो क्या हो जाता है, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है उसका सिक्रेशन होता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम की वृद्धि होती है। ठीक। पश्च फॉलिकल फेज क्या कहलाता है, तो यह 6 से 14 दिनों तक होती है। इसमें ग्राफियन फॉलिकल होती है वह कैसी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। ठीक। और अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन, तो जो 14वां दिन होता है, तो 14वें दिन में क्या होता है, तो जो ग्राफियन फॉलिकल से जो एग होता है वह निकल जाता है और कहाँ जाता है, तो यह फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला के पास यानी फिमराई में आता है, फिमराई में नहीं आएगा, एम्प्यूला में आता है। ठीक। किस में आता है, एम्प्यूला में। ल्यूटियल प्रावस्था, तो जो ल्यूटियल प्रावस्था है यह चक्र 15 से 28 दिनों के मध्य होती है। तो यह 1927 दिनों में कार्पस ल्यूटियम पूर्ण रूप से बन जाता है और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो देखो, अगर यदि निषेचन नहीं होता तो क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम 28 दिनों के पश्चात नष्ट हो जाती है। और अगर यदि फर्टिलाइजेशन हो गया है तो वह क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम यानी फिर वो भ्रूण का धारण कर लेती है ना। तो देखो, अगर जब निर्माण यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली द्वारा होता है। कहाँ से होता है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी अग्रपाली से होती है, द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे किसकी ओर, फर्टिलाइजेशन की ओर, कि निषेचन क्या होता है। ठीक। तो जो अगर हम निषेचन की बात करें कि मनुष्यों में निषेचन कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल होता है। ठीक। अब जो ये निषेचन है तो इसमें होता क्या है, तो जो मेल का स्पर्म होता है और मादा का ओवम, तो जब दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, इनमें संयुग्मन होता है, तो संयुग्मन होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो निषेचन समझ में आया कि जब स्पर्म यानी नर नर का जो हुआ स्पर्म और मादा का ओवम जब आपस में फ्यूजन करते हैं, फ्यूज होते हैं, संयुग्मन होते हैं, तो संयुग्मन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निषेचन करते हैं। नर युग्मक मतलब मेल गैमेटोफाइट और मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, स्पर्मेटोजोआ। और ठीक। हम मनुष्यों में जो निषेचन की क्रिया है तो वह होती कहाँ है, तो जो स्त्री होती है, स्त्री के मादा के अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मनुष्यों में निषेचन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक। मनुष्य के द्वारा शिशन द्वारा स्त्री की योनि में वीर्य छोड़ा जाता है। तो जो अगर वीर्य की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 30 से 50 करोड़ तक होती है, 30 से 50 करोड़ शुक्राणु होते हैं। ठीक। अब इन शुक्राणुओं में लगभग कितने परसेंट, 1% ही अंडवाहिनी जो होती है यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, ओविडक्ट तक। ठीक। और एक अंडाणु में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है। ये भी प्रोसेस है कि जो ओवम है कितनी रहती है, एक ओवम, तो एक ओवम को कौन सा, खाली एक स्पर्म ही जाके उसको फ्यूज करेगा। ये नहीं कि जो 300 से 400 करोड़ यानी 3 से 4 करोड़ निकलते हैं स्पर्म, तो उनमें से सोचो एक स्पर्म ही जाके ओवम को फर्टिलाइज करता है यानी उसके। ठीक। शुक्राणु जो होते हैं गति करते हुए गर्भाशय की ग्रीवा सर्विक्स से होकर गर्भाशय से होते हुए कैसे जाते हैं, मैंने प्रोसेस बताया था
कि वेजाइनल कैनाल से सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल का यानी सर्विक्स से होते हुए सर्वाइकल कैनाल, फिर सर्वाइकल कैनाल से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। ठीक, फिर वहां से फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस तथा एम्पुला के संधि स्थल तक यानी कि उसके कहाँ पे जंक्शन तक पहुंच जाते हैं। फिर जब शुक्राणु तथा अंडाणु एक ही समय पर इस्थमस तथा एम्प्यूला के संधि स्थल पर पहुंच जाते हैं, और यदि एक ही समय एक इस संधि स्थल पर नहीं पहुंचते तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये भी प्रोसेस है कि जब दोनों यानी एक ही समय उस स्थान पर पहुंचेंगे तभी वो प्रोसेस होगी, और अगर यदि नहीं पहुंचे तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक, और अंडाणु तथा शुक्राणु के संलग्न मतलब फ्यूजन के बाद जो अंडाकार रचना बनती है उसे युग्मनज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाइगोट बोला जाता है। ठीक,